डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कल रक्षा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम सभी को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? हम युद्ध के लिए मुझे लगता है कि आवश्यकता से अधिक तैयार हैं। और युद्ध की तैयारी जो है वो केवल सेनाओं की नहीं होती। सेनाओं की तैयारी तो खूब है और इतनी अधिक है कि साहब आप समझ नहीं सकते कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान बेचारा जो है वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में शिटिंग इन दी पैंट्स, वो वाली हालत है। लेकिन सेना के साथ साथ पूरे देश की जो जनता है उसकी भी तैयारी होती है और उसकी तैयारी जो होती है वो मानसिक तैयारी होती है। क्या हमारी मानसिक तैयारी है? बिल्कुल है। और मानसिक तैयारी यहाँ तक है कि पब्लिक कह रही है कि भाई किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? इसको खत्म करो, पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ साथ ये जो छोटे मोटे कुकुरमुत्ते बांग्लादेश जैसे हो गए हैं, इनको तो बिल्कुल नेस्तो नाबूद करो। ये इस समय का पब्लिक सेंटिमेंट है। और जो कोई भी नीति निर्माता या नीति निर्धारण करता यदि सुन रहा है तो भाई ये बिल्कुल स्पष्ट कर ले, क्योंकि हम पूरी तरह से इस मामले में, कम से कम इस सेंटिमेंट के मामले में, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं। धरती पर हमारे कान लगे हुए हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं। क्योंकि पब्लिक तो जुड़ी ही हुई है। और खतरा क्या है? खतरा वही है हमारा, वही पाकिस्तान मियाँ भाई। क्योंकि मियाँ भाई का एक वेट ड्रीम है, उनका वेट ड्रीम है कि साहब कि वो हिंदुस्तान के ऊपर गालिब होंगे, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे। और हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए वो न केवल अपना बॉर्डर हॉट किए रहते हैं, साथ में उनको ये लगता है कि भाई उनका जो यहाँ पर एक 0.5 फ्रंट है, जिसकी कल मैंने विवेचना की थी कि वो 0.5 फ्रंट नहीं रहा, वो घट के 0.25 फ्रंट हो गया है। तो वो जो 0.25 फ्रंट है वो कुछ ना कुछ करता रहता है। 0.25 फ्रंट क्यों हो गया है मैं आपको याद दिला दूं। क्योंकि जो एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन थी यानी नक्सलियों की, और ये जो नक्सली थे, ये जो विदेशी डीप स्टेट है, उसके कहने के अनुसार, उसके इशारे पर ही काम करते थे और अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहे थे। ये लगभग समाप्त हो गए हैं, लगभग समाप्त हो गए हैं। तो अब कौन बचे हैं? वो छोटे-मोटे दंगाई, छोटे-मोटे दंगाई। और उनकी भी जो शक्ति है, वो कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो राज्य है, वहाँ तो समाप्त हो चुकी है। और दूसरे राज्यों में वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि साहब कि उनकी खुद स्वयं की सरकार है, उनकी स्वयं की सरकार में उनको नहीं करना चाहिए। तो मामला जो है वो बहुत ही खतरनाक स्तर तक पेचीदा हो गया है पाकिस्तान के लिए। अब थोड़ा ज़रा हम बात कर लें कि सेनाओं की क्या तैयारी है। साहब सेनाओं की तैयारी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त है कि अब आप देखें कि जो भी थोड़ी बहुत कमज़ोरी आपको ध्यान है ना कि हमारे सीडीएस साहब ने सिंगापुर में क्या कहा था? अनिल चौहान जी ने, जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में ये कहा था कि साहब कि हमने जब अटैक लॉन्च किया तो थोड़ा-सा हमको सेटबैक लगा। वो सेटबैक पे हम थोड़ा-सा हमने उसको रीऑर्गनाइज़ किया और फिर दोबारा कर दिया। तो वो सेटबैक क्या था? वो सेटबैक ये था कि भई भारत को
PL-15 जो पाकिस्तान के पास थी, उसकी रेंज भारत ने थोड़ी-सी अंडर एस्टिमेट कर ली थी। तो जब उधर से JF-17 और ये JF-10 इन्होंने PL-15 से भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उन पर हमला किया, तो एक बार भारत को थोड़ा-सा पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसी के साथ फिर उन्होंने S-400 का प्रयोग किया। एक JF-17 उड़ा दिया। अब तो आ गया स्पष्ट, क्योंकि जो MF स्टार जो रेडार है हमारे MR-SAM बैटरीज़ का, वो MR-SAM के रेडार ने पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लिया। वो कैप्चर करके उपलब्ध है, जिस दिन अगर पाकिस्तान कुछ कहेगा कि नहीं साहब हमारा नहीं हुआ, तो उसको भी बाहर करके दिखा देंगे कि देख लो भैया, ये है रेडार पे किल। उसके बाद से फिर पूरी तरह से भारत ने कब्जा जमा लिया। तो ये जो PL-15 जो हल्की से भारत बीच में आउटरेज हुआ था, उसका उपाय ढूँढ लिया गया है। और अब भारत की जो अस्त्रा मार्क 2 है, एयर टू एयर मिसाइल, उसको ट्वीक कर दिया गया है और उसको ट्वीक करके उसकी रेंज जो है वो 200 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जो कि 160 किलोमीटर हुआ करती थी। और उसके जो 3 फेज़ होते हैं, इसमें एक डुअल पल्स मोटर होती है, एक बूस्टर फेज़ होता है, दूसरा कोस्टिंग फेज़ होता है और तीसरा जो है वो होमिंग फेज़ होता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल फेज़। वो पावरलेस ग्लाइडिंग फेज़ होता है। तो इसमें तीनों में खास तौर से जो कोस्टिंग फेज़ था, कोस्टिंग फेज़ में कुछ सॉफ्टवेयर के ट्वीक्स करने थे, वो सॉफ्टवेयर ट्वीक्स करके उनको सेटल कर दिया गया है और जो 160 किलोमीटर की जो थी, वो हो गई है अब 200 किलोमीटर की। साथ में रूस के साथ में एक डील हो गई है, रूस के साथ में जो डील हुई है, उसके अनुसार उनकी एक R-37M एयर टू एयर मिसाइल है उनकी। और अब विशेष तौर से वो बनी हुई है किसके लिए? वो बनी हुई है जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए, और उसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक की है। वो 400 किलोमीटर तक की अगर R-37M भारत के पास आ जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि भारत ने अपनी जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, उसकी तैयारी भी पूरी कर रखी है। उसका टेस्ट भी नोटैम वगैरह करके किया था, लेकिन कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई टैक्टिकल कोई इश्यू था जिसके कारण उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन आपको बता दें कि यदि कल युद्ध शुरू हो जाए, तो फिर वो हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है, उसका ट्रायल डायरेक्ट डायरेक्ट बैटलफील्ड में हो जाएगा। और वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, उसकी जो क्षमता है और उसकी जो रेंज है, वो 1500 किलोमीटर तो मिनिमम है। 1500 किलोमीटर में तो सारा आ ही जाता है। ब्रह्मोस 2 हम आपको बता चुके हैं। रक्षा मंत्री ने स्वयं कह दिया कि साहब कि ब्रह्मोस 2 जो है हमारी उसकी जद में, उसकी रेंज में पाकिस्तान का एक-एक कोना है। तो इसलिए पूरी तरह से तैयारी है। अब ये आपको ये भी पता है कि बांग्लादेश की हालत तो ये है कि बांग्लादेश की तो आप घुड़की दे दो, तो उनके जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं हमें यहाँ रहना ही नहीं, हम जा रहे हैं। पाकिस्तान दूसरा फ्रंट बनाना चाहता है। उनका जो दूसरा फ्रंट चाइना था, जो कि एक मजबूत फ्रंट था, वो कोलैप्स कर चुका है। वो कोलैप्स क्यों कर चुका है? भारत ने चाइना से थोड़े से अपने रिलेशंस ठीक किए, पाकिस्तान यूएस की गोद में जाके बैठा। भारत ने चाइना से कहा कि भाई साहब, वो देखो वो गया उधर यूएस की गोद में। वो तुम्हारे जो JF-17 जो तुम JF-35 जो तुम देने वाले हो, उनके बारे में क्या विचार है? चाइना ने भारत से कहा, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि हमें तो आपके साथ रिलेशंस बढ़ाने हैं। हम नहीं चाहते कि आप यूएस की गोद में रहें। पाकिस्तान यूएस की गोद में चला जाएगा तो उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही क्या? चूं-चूं का मुरब्बा, मच्छर है। भारत ने कहा तो भाई साहब ऐसा करो, ये J-35 वाला है, इसको पोस्टपोन कर दो। चाइना ने कहा ठीक है भाई, पोस्टपोन। आपको अब J-35 3-4 साल के बाद मिलेगा। 3-4 साल में पाकिस्तान रहेगा भी कि नहीं रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो ये साहब ये स्थिति हो गई है। भारत के जो और वेपन्स हैं, जो लेयर्ड
डिफेंस है, उसमें जो डीईडब्ल्यू वाले जो वेपन्स ट्राई आउट किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उसके जो हायर वर्जन्स हैं वो तैयार हैं। फिर S-400 जो बाकी 2 बैटरीज हैं वो आने वाली हैं। उसके अलावा S-400/500 की तैयारी है। भारत का खुद का जो प्रोजेक्ट कुशा है वो बिल्कुल न केवल ऑन स्ट्रीम है, बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा है। अब भारत अब पूरी तरह से तैयार है। R-37M बहुत जल्दी आ जाएगी, वो 2026 के शुरू में ही आ जाएगी। लेकिन अगर कल को भी हो जाता है ना, तभी पाकिस्तान को निपटाने को बहुत है। अभी एक और चल रहा है कि ये रुद्रम जो है हमारी एक एयर टू सरफेस मिसाइल, जो कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में काम आती है, जो रेडार यानी जो रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो एंटी रेडिएशन मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल में कन्वर्ट करने के प्रयास चल रहे हैं। भाई आखिरकार टेक्नोलॉजी तो वही है ना, और बस उसमें विशेष तौर से जो उसके सीकर इत्यादि हैं वो इस तरह से अ, तैयार किए गए हैं कि वो रेडार के सिग्नल पकड़ सके। लेकिन आप उन्हीं को आप दूसरी तरह से तैयार कर दो, खासतौर से उनके जो सीकर इत्यादि हैं उनको, कि वो हवाई जहाज को कैप्चर कर ले, हवाई जहाज को लॉक इन कर ले, तो वही 400 किलोमीटर की रेंज उनको भी मिल जाएगी। तो रुद्रम 3 का भी काम चालू है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे काम चालू है। नेवी का काम चालू है। ऑपरेशन त्रिशूल चालू है। ऑपरेशन त्रिशूल चालू करके पाकिस्तान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको खत्म करने का काम चालू है। यानी ये 10 तारीख तक ये एक्सरसाइज चलेगी, 10 नवंबर तक, और 10 नवंबर तक ये पता चलेगा कि साहब कि पाकिस्तान का जो ऑयल रिजर्व्स हैं, वो डिप्लीट होके बिल्कुल ज़ीरो पे पहुँच गए। और उसके बाद मान लीजिए कहीं युद्ध आरंभ हो गया, तो युद्ध आरंभ होते ही तो आपको एक बात पता है कि नहीं पता है? क्योंकि जो भी टैंकर्स आते हैं ना, वो टैंकर्स फिर आते ही नहीं, वो दूर ही दूर चले जाते हैं कि यार यहाँ लड़ाई हो रही है, इधर आना ठीक नहीं है। भारत के जो टैंकर टर्मिनल्स हैं, वहाँ तक इनकी रीच नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स इनकी हम आराम से उड़ा लेते हैं। उसके लिए हमारा आकाश ही पर्याप्त है। पूरी की पूरी लेयर्ड डिफेंस है, यानी S-400 लॉन्ग रेंज से लेके फिर उसके बाद आकाश मिडल रेंज, उसके बाद फिर आपके MR-SAM मीडियम रेंज, और फिर QR-SAM शॉर्ट रेंज, फिर DEW वेपन्स, हर तरह की यहाँ पर लेयर्ड डिफेंस उपलब्ध है। इसलिए आप सैन्य तैयारियों की तो चिंता ना कीजिए, लेकिन जो हम लोग हैं, हम और आप हैं, हमको अब मानसिक रूप से इस युद्ध के लिए, जो कि ऑप सिंधु 2.0 है, उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा राजनाथ सिंह जी ने कहा है। उनकी बात हमें पूरी तरह से मान लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।